Good evening, everyone. Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? Everyone, please confirm. Am I audible? Can you hear me? Good. Can you see the screen also? Screen भी visible है? चलिए बढ़े आगे। अब आवाज लेते हैं बेसिक प्रोग्रामिंग का लास्ट पार्ट। जैसा मैंने कहा था, इस चैप्टर के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे सी लैंग्वेज में स्मॉल छोटे छोटे प्रोग्राम्स डिजाइन करने के लिए। ओके, सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। लास्ट लेक्चर में हमने डेटा टाइप्स कवर अप की थी। अब आज हम बात करेंगे ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, फटाफट जवाब दीजिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑपरेटर? पहली बार तो सुन नहीं रहे होंगे। एनी गेसेस? ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जल्दी जल्दी बोलिए, ऑपरेटर्स क्या होते हैं? व्हाट आर ऑपरेटर्स? वेरी गुड। ऑपरेटर्स आर those symbols using which we can perform various operations on the variables or values, right? ऐसे symbols जिनकी मदद से वेरिएबल्स या वैल्यूज पे आप ऑपरेशंस परफॉर्म करें, ऑपरेशंस या एक्शंस ले पाएं, ऐसे सिंबल्स को अपन बुलाते हैं ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर याद हो तो आपने अभी तक सी में एक ऑपरेटर पढ़ा है। कौन सा? याद करिए, असाइनमेंट। करेक्ट। अगर मैं कहता हूं a इज इक्वल टू 25, बताइए ये लाइन क्या कर रही है? बताइए ये लाइन क्या कर रही है? दिस लाइन विल assign the value 25 to the variable a। तो यहां जो इक्वल टू आप देख रहे हैं, दैट इज बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? सिमिलरली गेस करिए, अगर मैं सी से कहता हूं x इक्वल टू वाई प्लस जेड, तो क्या लग रहा है आपको इस लाइन से क्या होगा? दिस लाइन विल add y and z and store the result in x। क्लियर? तो सी लैंग्वेज में अलग अलग ऑपरेशंस की मदद से आप अलग अलग ऑपरेटर्स की मदद से आप अलग अलग तरह के कर सकते हैं ऑपरेशंस, और कलेक्टिवली इन सारे सिंबल्स को सी लैंग्वेज में नाम मिला हुआ है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर की डेफिनेशन समझ में आई? ऑपरेटर की डेफिनेशन समझ में आई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं सी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स की पॉपुलर कैटेगरीज क्या हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स अवेलेबल इन सी। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो टॉपिक है ये कह रहा है इन सी लैंग्वेज वी हैव मल्टीपल कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटर्स, मल्टीपल टाइप्स और कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटर्स। सी लैंग्वेज में ढेर सारी कैटेगरीज हैं और कई तरह के ऑपरेटर्स हैं, इतने कि हम इनको एक साथ नहीं पढ़ सकते। ओके, तो ये चैप्टर आपको मैं पार्ट्स में पढ़ाऊंगा। ये चैप्टर मैं आपको पार्ट्स में पढ़ाऊंगा। शुरू करेंगे हम सबसे पॉपुलर कैटेगरी से,
और जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा हम नए नए कैटेगरी के ऑपरेटर्स पढ़ते जाएंगे। एवरीवन इज क्लियर विद दिस? शुरू करेंगे हम सबसे पॉपुलर कैटेगरी से, एंड एज द कोर्स विल प्रोग्रेस वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द ऑपरेटर्स जो सी हमें प्रोवाइड करती है। सो सिंस सी हैज मेनी कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटर्स, so we will start with the most common and popular operators, and then we will discuss remaining operators also as the course progresses. ठीक है, अब ये कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो टू बिगिन विद we will discuss three popular categories. To begin with, we will discuss three popular categories of operators, and they are number one arithmetic operators, जो हमारा आज का मेजर टॉपिक है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी डिस्कसिंग रिलेशनल ऑपरेटर्स, and third category will be logical operators. अब एक बार फिर बताइए, सी में बस इतने ही ऑपरेटर्स हैं क्या? तीन ही कैटेगरीज के ऑपरेटर्स हैं क्या सी में? नहीं, इससे भी ज्यादा हैं, बट हम शुरुआत इन तीन पॉपुलर कैटेगरीज के साथ कर रहे हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे नए नए ऑपरेटर्स अपन कवर अप करते चलेंगे। सब लोग समझ पा रहे हैं? ठीक, चलिए अब बहुत ध्यान से पूरी कंसंट्रेशन से पढ़िएगा। ये सी के सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा यूज होने वाले ऑपरेटर्स हैं जो आज आप पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। कौन होंगे, गेस करिए। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स की क्या डेफिनेशन होगी? दीज आर दोज ऑपरेटर्स यूजिंग विच वी कैन परफॉर्म various operations of mathematics on variables और values। समझ आ रहा है? ये वो ऑपरेटर्स हैं जो आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, एंड इन सी लैंग्वेज वी हैव 5 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सी लैंग्वेज में हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के नाम पे 5 ऑपरेटर्स हैं। पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा स्टार, चौथा फॉरवर्ड स्लैश, और पांचवा परसेंटेज का सिंबल। ध्यान दीजिएगा किसको क्या बुलाते हैं, बहुत जरूरी है इनका नाम और इनका काम दोनों प्रॉपरली समझना। प्लस इज कॉल्ड एज एरिथमेटिक एडिशन। क्या करता होगा, जल्दी, प्लस क्या करता होगा? दो नंबरों को ऐड करने का काम करता होगा। देन वी हैव माइनस which is called arithmetic subtraction. Clear? Then we have star which is called arithmetic multiplication or simply multiplication. Okay? Then we have forward slash. Then we have forward slash which is called division operator. और लास्ट दिखने में कुछ और है, करता कुछ और है। सिंबल किसका है? सिंबल किसका है? परसेंटेज का, बट ये परसेंटेज नहीं निकालता। इसको हम बुलाते हैं मॉड्यूलो डिवीजन। ये आपको कैलकुलेट करके देता है रिमाइंडर। दो नंबरों को डिवाइड करने के बाद बचने वाला रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग 2 नंबर्स। और ये ऊपर वाला क्या देता है फिर?
ये डिवीजन क्या देता है? इट रिटर्न्स, मैथ्स की भाषा बोलूं तो कोशेंट। ये आपको कोशेंट रिटर्न करता है आफ्टर डिवाइडिंग टू नंबर्स। आफ्टर डिवाइडिंग टू नंबर्स। स्टार्ट करें डिस्कशन। अब इनमें से एक एक की वर्किंग को बहुत ध्यान से आपको समझना है। ओके, चलिए तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ये पांचों ऑपरेटर्स काम कैसे करते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। व्हाट इज देयर वे ऑफ वर्किंग? तो याद रखिएगा, अधिकतर केस में इनका काम करने का तरीका मैथ्स के जैसा होता है। अधिकतर केस में इनका काम करने का तरीका मैथ्स के जैसा होता है। बट सी में कुछ स्पेशल केसेस ऐसे होते हैं जहां इन ऑपरेटर्स का बिहेवियर मैथ्स के बिहेवियर से डिफर कर जाता है। सी में कुछ स्पेशल केसेस ऐसे होते हैं जहां इन ऑपरेटर्स का बिहेवियर मैथमेटिक्स के बिहेवियर से डिफर कर जाता है। सब लोग समझ रहे हैं मेरी बात? गुड। नाउ लिसन केयरफुली। एक एक स्टेप, एक एक एग्जाम्पल के साथ अपन करते हैं डिस्कस। इमेजिन करिए हमारे पास एक इंटीजर a है जिसकी वैल्यू 10 है और एक इंटीजर b है जिसकी वैल्यू 3 है। ओके, अगर हम c से कहते हैं a प्लस बी तो कंपाइलर का जवाब 13 होगा। होना भी चाहिए ना? व्हाट डू यू से? a प्लस बी का आंसर 13 ही होना चाहिए अगर a 10 है और b 3 है तो। करेक्ट। अगर आपने कहा a माइनस बी तो c के कंपाइलर का जवाब 7 होगा। राइट? अगर आपने कंपाइलर से कहा a मल्टीप्लाइड बाई b तो c के कंपाइलर का जवाब 30 होगा। बताइए, ये पूरा बिहेवियर बिल्कुल मैथ्स के जैसा है, सेम एज स्कूल मैथ्स। जो स्कूल में आपने मैथ्स पढ़ी होगी, सारा बिहेवियर बिल्कुल वैसा है। बट अगर आपने c से कहा a डिवाइडेड बाई b तो हम लोगों के लिए मैथ्स में 10 को 3 से डिवाइड करने पर आंसर 3.33333 आता है। यस और नो? आता है। बट सी लैंग्वेज में जब आप 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपको सिर्फ 3 मिलेगा। सी लैंग्वेज में जब आप 10 को 3 से डिवाइड करेंगे आंसर आपको सिर्फ 3 मिलेगा। यू आर नॉट गोइंग टू गेट 3.33, यू विल जस्ट गेट 3। ठीक? अब सवाल आएगा दिमाग में, सर ऐसा क्यों हो रहा है? और सी ने तो मैथ्स का रूल ही बदल दिया। मैथ्स में तो इसका आंसर 3.33 आ रहा है, सी में 3 क्यों आ रहा है? तो सी में 3 क्यों आ रहा है, इसका रीजन ये है, द रीजन फॉर दिस बिहेवियर इज दैट in C language there is a special rule, regarding division, and the rule is that integer upon integer is always an integer. इसको दिमाग में लॉक कर लीजिए। integer upon integer in C programming is always an integer. जितनी जल्दी आप इस रूल को एक्सेप्ट कर लेंगे उतनी जल्दी आपके लिए सी समझना आसान हो जाएगा। वेरी क्रूशियल रूल, वेरी इंपॉर्टेंट रूल। अगर न्यूमरेटर इंटीजर है, अगर डिनोमिनेटर इंटीजर है तो सी लैंग्वेज का आंसर हमेशा इंटीजर होगा। आई रिपीट, अगर न्यूमरेटर इंटीजर है, डिनोमिनेटर इंटीजर है तो सी लैंग्वेज का आंसर हमेशा इंटीजर होगा। तो सी में 55 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 5.5 नहीं आएगा। 55 अपॉन 10 विल जस्ट गिव अस 5, राइट? हाँ, अगर 55 को 10.0 से डिवाइड करेंगे तो 5.0 आएगा। 55.0 को 10 से डिवाइड करेंगे तो भी 55 को 10.0 से डिवाइड करेंगे तो 5.5 आएगा। 55.0 को 10 से डिवाइड करेंगे 5.5 आएगा।
55.0 को 10.0 से डिवाइड करेंगे तो भी 5.5 आएगा, लेकिन 55 को 10 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 5 आएगा। कहने का मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से एक भी फ्लोट हुआ तो प्रॉपर मैथमेटिकल डिवीजन होगा। न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई भी एक फ्लोट हुआ तो प्रॉपर मैथमेटिकल डिवीजन होगा। दोनों फ्लोट हुए तो भी प्रॉपर मैथमेटिकल डिवीजन होगा, लेकिन अगर दोनों इंटीजर हुए तो एट एनी कॉस्ट आंसर डेसिमल में नहीं आएगा, आंसर का आपको हमेशा मिलेगा इंटीजर पोर्शन। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर विद दिस? ये बात समझ आ रही है सबको? ठीक है, अब आपको ये बात कितनी क्लियर हुई, मैं इसका एक छोटा सा टेस्ट आपका ले रहा हूं। मैं आपको छोटे छोटे 4 स्टेटमेंट्स लिख के दूंगा सी में, आपको आउटपुट और रीजन दोनों बताना है। स्टार्ट करें। मैं आपको छोटे छोटे 4 स्टेटमेंट्स लिख के दूंगा, आपको उनका आउटपुट भी बताना है और आपको उनका रीजन भी बताना है। स्टार्ट करें। शैल वी स्टार्ट? तो अगर आपको डिवीजन का रूल क्लियर हो गया है तो आप मेरे को इन छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के आउटपुट भी बताएं और रीजन भी बताएं। पहला केस, इंटीजर ए, मैं सब लिख दूं फिर सॉल्व करिएगा। a इज इक्वल टू 10/4 printf परसेंटेज d कॉमा a। केस 1, ठीक है। केस 2, इंटीजर a की जगह मैंने कर दिया फ्लोट a 10/4 और इसे प्रिंट करा जैसा हमें पता है परसेंटेज f के साथ। ये हमारा केस 2। देन केस 3, राइट, इंटीजर a इज इक्वल टू 10/4.0, करेक्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा केस 4, फ्लोट a इज इक्वल टू 10/4.0 परसेंटेज f। सबसे पहले आप मुझे आंसर्स दीजिए। टू बिगिन विद मुझे हर स्टेटमेंट का आंसर दीजिए। पहले वाले का कितना आएगा? एवरीवन प्लीज आंसर। पहले वाले का आंसर, वेरी गुड, 2 आएगा, शाबाश। दूसरे वाले का आंसर, सेकंड वाले का आंसर 2 ही आएगा, 2 ही आएगा। थर्ड वाले का आंसर 2 ही आएगा, 2 ही आएगा। फोर्थ वाले का आंसर 2.5 आएगा। ठीक, अब समझिए क्यों आ रहे हैं बाकी के तीनों 2। मैंने आपको अभी कहा इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। आप मानते हैं 10 और 4 इंटीजर हैं? आप मानते हैं 10 और 4 इंटीजर्स हैं? तो बस रूल क्लियर है, सिंस 10 and 4 both are integers, the result will be an integer, right? क्योंकि रूल लग गया, integer upon integer is always an integer। बताइए, समझ आई ये बात? एग्री कर रहे हैं आप इस बात से? राइट? अब आइए सेकंड वाले में। सेकंड वाले में आंसर क्यों आया 2? क्योंकि आपने रिजल्ट रखने वाले को फ्लोट लिया है, लेकिन अभी भी गौर करिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटीजर है। अभी भी गौर करिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटीजर है, राइट? सो ऑल्दो वी हैव स्टोर्ड द रिजल्ट, यहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बिगनर्स को। मैक्सिमम लोग सोचते हैं इसका आंसर 2.5 आना चाहिए, नहीं आएगा। ऑल्दो वी हैव स्टोर्ड द रिजल्ट in a float variable, but since numerator and denominator are integers, so the result will also be an integer. Result will also be an integer. Everyone is agreeing with this? Agree कर रहे हैं आप इस बात पे? समझ आ रहा है? राइट? अब बताइए तीसरे वाले में आंसर इंटीजर क्यों आया?
तीसरे वाले में आंसर इंटीजर क्यों आया? आपने इंटीजर अपॉन फ्लोट करा हुआ है, आंसर डेसिमल में आया होगा, लेकिन जिसमें रिजल्ट गया है वो तो इंटीजर है ना, जिसमें रिजल्ट गया है वो तो इंटीजर है ना। तो 10/4.0 का आंसर 2.5 आएगा, बट ए 2.5 रख कैसे सकता है, क्योंकि ए की डेटा टाइप तो हमने इंटीजर रखी है। तो कंपाइलर 0.5 हटाकर ए में डाल देगा 2, राइट। तो यहां हम बोलेंगे ऑल्दो 10/4.0 will surely give 2.5, will surely give 2.5, but the variable a is an integer and it cannot hold 2.5. So the compiler will truncate it just 2. So the compiler will truncate it to just 2. बताइए, समझ आई मेरी बात? Are you getting this? यस 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 दीपांकर, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर पे आ रहा हूं अभी। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, व्हाट यू आर सेइंग इज परफेक्टली करेक्ट। आ रहा हूं अभी इस पॉइंट पे भी। क्लियर? समझ आ रही है मेरी बात? अब बताइए चौथे में आंसर 2.5 क्यों आया? चौथे में आंसर 2.5 क्यों आया? Here we got 2.5. Why? Because आप इंटीजर अपॉन फ्लोट कर रहे हैं और रिजल्ट भी जा रहा है फ्लोट में। आप इंटीजर अपॉन फ्लोट कर रहे हैं और रिजल्ट भी जा रहा है फ्लोट में, बिकॉज वी आर डूइंग int upon float and result is also getting stored in a float variable। इसलिए यहां आपको आंसर परफेक्ट मिला, वही मिला जो मैथ्स में मिलना चाहिए, दैट इज 2.5। आई बात समझ में? नहीं आई? ठीक है। हाँ, अब क्योंकि आपने परसेंटेज एफ लगाया है तो ये भी याद रखिएगा, पहला वाला यानी सेकंड केस आपको देगा 2.000000 और ये देगा आपको 2.50000। वो इसलिए क्योंकि परसेंटेज एफ अपनी आदत नहीं छोड़ेगा और वो पॉइंट के बाद 6 डिजिट तो दिखाता ही है। बताइए, ये अनोखी मैथ्स समझ में आई आपको सी की? ठीक है। और ये अकेले सी की मैथ्स नहीं है, ये C++ की मैथ्स है, ये जावा तक की मैथ्स है। तीनों लैंग्वेजेस में डिवीजन ऐसे ही काम करता है कि आप इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्टेंट आंसर हमेशा इंटीजर आएगा। ओके, गेटिंग दिस? आगे बढ़ें। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द प्रीवियस पार्ट, एक बच गया वो और डिस्कस कर ले। क्या रिजल्ट होगा ए मॉड बी का अगर ए और बी 10 और 3 है? व्हाट अबाउट दिस ऑपरेशन ए मॉड बी? दिस विल गिव अस 1। 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्टेंट आंसर हमें मिलेगा 1, जो होगा 10 को 3 से डिवाइड करने के बाद बचने वाला रिमाइंडर। एवरीवन इज क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? सब लोग समझ पा रहे हैं? गुड। आप सुनिए, डिवीजन और मॉडलो डिवीजन के बारे में कुछ और जरूरी बातें, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग डिवीजन एंड मॉडलो डिवीजन। Some more important points about division and
मॉडलो डिवीजन। मॉडलो डिवीजन को शॉर्ट में हम लोग मॉड बुलाते हैं, याद रखिएगा। मॉडलो डिवीजन ऑपरेटर का शॉर्ट में नाम मॉड भी होता है। ठीक है, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत सिंपल सी बात है। ठीक, अगर आपको जो अभी पढ़ा है आपने वो समझ में आया है, तो जो मैं बोलने जा रहा हूं वो भी समझ में आएगा। ठीक है, क्या बोलने जा रहा हूं गौर से सुनिए। अगर सी लैंग्वेज में आपने इंटेजर को इंटेजर से डिवाइड करा, इंटेजर को इंटेजर से डिवाइड करा, और गौर कीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। अगर सी लैंग्वेज में आपने इंटेजर को इंटेजर से डिवाइड करा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो आंसर हमेशा 0 होगा। बताइए सही बात है गलत बात है? अगर इंटेजर को इंटेजर से डिवाइड करा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हुआ, तो आंसर हमेशा 0 आएगा। सही है ना? सी के रूल्स के अनुसार तो सही है, जैसा सी करती है उस हिसाब से तो बिल्कुल सही है। इसका एक्चुअल आंसर 0.5 होगा ना? इसका एक्चुअल आंसर 0.5 होगा ना? लेकिन सी 0.5 देगी नहीं, क्योंकि 1 और 2 दोनों इंटेजर्स हैं। सो इफ वी डिवाइड इंटेजर विद इंटेजर and numerator is smaller than denominator, then the answer यानी quotient will always be 0। बताइए समझ आ रही है बात? समझ आ रही है ये बात? वेरी गुड। ऐसे ही मॉड के साथ एक रूल है, ऐसे ही सी लैंग्वेज में मॉड के साथ एक रूल है। क्या रूल है? अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर छोटा और बड़ा रखते हैं और आप मॉड करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर छोटा और बड़ा रखते हैं और आप मॉड करते हैं, तो आंसर हमेशा न्यूमरेटर आएगा। आंसर हमेशा न्यूमरेटर आएगा। तो 1 मॉड 2 का रिजल्ट आपको हमेशा 1 मिलेगा। ठीक है, और अगर आप इसको मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो गलत भी नहीं है। आप अगर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो सोचिए वहां आप ऐसा नंबर लिखेंगे डिवाइड करते वक्त जो 2 से मल्टीप्लाई होकर 1 से छोटा आंसर दे। ऐसा कोई नंबर है नहीं। 1 भी लिख देंगे तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। 0 लिखेंगे, 0 इंटू 2 0 होगा और आंसर आ जाएगा 1। नहीं आया? आया? आया समझ में? तो अगर इस रूल को अपन पेश करें, इफ वी डिवाइड इंटीजर विद इंटीजर and numerator is smaller than denominator, then remainder, ठीक है, यहाँ डिवाइड की जगह मॉड, ठीक, remainder will always be the numerator, then the remainder will always be the numerator। आप इसको रूल मानकर दिमाग में लॉक कर लीजिए। अगर न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है और डिवीजन हो रहा है, तो आंसर हमेशा 0 आएगा। अगर न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, मॉड्यूलो डिवीजन हो रहा है, तो आंसर हमेशा न्यूमरेटर आएगा। बताइए सब लोग समझ रहे हैं इस बात को? ओके, तो अब आपको कितना क्लियर हुआ? मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं, आप मुझे आंसर बताइएगा। ठीक है, मैं एग्जांपल्स लिखूंगा, आंसर बताइएगा। फर्स्ट एग्जांपल, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ 7 mod 5? वेरी गुड, यहां नॉर्मल डिवीजन लगेगा। 7 mod 5 will give us 2. What will be the result of 5 mod 7? Very good, it will be 5. What will be the result of 7 upon 5? 1. Right? And what will be the result of 5 upon 7? 0. 5 upon 7 will give us 0. समझ रहे हैं सब लोग मेरी बात? Everyone is clear with this?
ओके इसी तरह से हाउ मच विल बी 4/9 इन सी लैंग्वेज? 0. How much will be 4 mod 9? 4. How much will be 9/4? 2. And what about 9 mod 4? 1. करेक्ट रहेगा याद? चलिए अगली जरूरी बात सुनिए रिगार्डिंग मॉड। मॉड के बारे में एक और जरूरी बात सुनिए। Another important point to remember about mod or modulo division is that this operator only works with int values and not float values. याद रखिएगा। Another special rule regarding modulo division, ये ऑपरेटर सिर्फ इंटीजर्स पे काम करेगा, ये किसी हालत में फ्लोट्स पे काम नहीं करेगा। बताइए समझ आ रहा है? This operator will always work on integers. It will never work on float. So in C language, these lines will never compile. जो आपको दिखा रहा हूं वो लाइनें कभी कंपाइल नहीं होंगी सी लैंग्वेज के अंदर। कौन कौन सी लाइनें? 2.0 मॉड 1.0 ना ये कंपाइल होगा, राइट? ना ही आप 2 मॉड 1.0 कर पाएंगे, ये भी नहीं होगा। ना ही 2.0 मॉड 1 हो पाएगा, ये भी नहीं होगा। एक भी एलिमेंट अगर सी लैंग्वेज में मॉडुलो डिवीजन के साथ फ्लोट हो गया, दिस ऑल विल बी एन एरर। एक भी इनमें से काम नहीं करेगा। आ रही है बात समझ में? यानी एरिथमेटिक ऑपरेटर्स में सारे ऑपरेटर इंटीजर फ्लोट सब पे काम करते हैं सिवाय मॉड के। मॉड एक स्पेशल ऑपरेटर है जो फ्लोट्स पे काम नहीं करता। और अगर आप टेक्निकली सोचें तो ये प्रॉब्लम सी की नहीं है, प्रॉब्लम किसकी है? ये प्रॉब्लम फ्लोटिंग पॉइंट एम्यूलेटर की है। अगर आप ध्यान से सोचें तो ये प्रॉब्लम सी की नहीं है, ये प्रॉब्लम फ्लोटिंग पॉइंट एम्यूलेटर की है। वो ही अलाउ नहीं करता कि मॉड फ्लोट्स पे काम कर सके। क्लियर? समझ आ रहा है? ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन दिस मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उसका आउटपुट बताना आप। जो आपने अभी अभी रूल पढ़ा उसके बेस पर टेल मी, क्या ये कोड चलेगा? मैंने मेन लिया, मेन के अंदर एक कैरेक्टर ch1 लिया जिसमें a डाला, एक कैरेक्टर ch2 लिया जिसमें b डाला, दो इंटीजर x और y लिए, x में असाइन करा ch1 मॉड ch2, y में असाइन करा ch2 मॉड ch1, y में असाइन करा ch2 मॉड ch1 और फिर प्रिंटफ से दोनों को प्रिंट करवा दिया x और y। क्या ये कोड कंपाइल होगा? विल दिस कोड कंपाइल? क्योंकि आपने अभी अभी सुना है मॉड सिर्फ काम करता है ऑन इंटीजर्स। व्हाट डू यू से?
वेरी गुड। अगर आपने लास्ट लेक्चर्स मिस नहीं करे हो तो जब आप होना चाहिए 100% द कोड विल कंपाइल, 100% the code will compile. Why? Because every character is internally an integer. सही बात है, हर कैरेक्टर इंटरनली एक इंटीजर होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। हम प्रोग्रामर्स को कुछ भी लगे, बट फॉर कंपाइलर कैरेक्टर्स आर इंटीजर। सो कंपाइलर को ए की जगह क्या दिखेगा? कंपाइलर को ए की जगह दिखेगा 65, बी की जगह दिखेगा 66। अब आंसर भी बता दीजिए, आंसर भी बता दीजिए, एक्स और वाई का क्या आएगा? वेरी गुड। पहले का आएगा 65 और दूसरे का आएगा 1। सही है। बढ़े आगे। सुनिए अब मॉड के बारे में एक और जरूरी बात। फाइनल पॉइंट अबाउट मॉड is that when we apply mod operator on integers, the sign, साइन समझते हैं? साइन समझते हैं? साइन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ द रिमाइंडर will always be same as the sign of numerator. Thus, if numerator is positive, the remainder will be positive. The remainder will be positive, right? And if the numerator will be negative, comma, then the remainder will also be negative. Clear? रहेगा याद? So, what is the answer of 7 mod 5? बताइए जल्दी। 7 mod 5 will be 2. Minus 7 mod 5, minus 2. 7 mod minus 5, 2. Minus 7 mod minus 5, minus 2. यही गड़बड़ हो जाएगी। मैथ्स कहती है माइनस माइनस कैंसिल, सी कैंसिल नहीं करेगी। सी माइनस 7 मॉड माइनस 5 का रिजल्ट आपको 2 ही देगी। क्लियर हुआ? चले आगे। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। हम सी लैंग्वेज में पावर कैसे निकालते हैं? हाउ डू वी कैलकुलेट पावर इन सी? ठीक है। अब ये पॉइंट मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका जवाब अपने मन से कुछ ऐसे देते हैं। Many beginners think that C has a separate operator for power, right? And they think if we have to do 3 raised to the power 4, then we will say, or we will write
कुछ तो बोलते हैं ऐसे लिख देंगे, कुछ तो बोलते हैं ऐसे लिख देंगे। याद रखिएगा, बोथ आर रॉन्ग, दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल गलत हैं। दिस इज बिकॉज इन सी लैंग्वेज के अंदर वी डोंट हैव एनी डायरेक्ट ऑपरेटर, फॉर कैलकुलेटिंग पावर, याद रखिएगा। बट वी कैन कैलकुलेट पावर इन टू वेज, और दोनों आपको बताएं, बताइए जल्दी, क्या दो तरीके हैं सी में पावर निकालने के? पहला आप उतनी बार मल्टीप्लाई कर लीजिए जितनी आपको पावर देनी है, राइट? तो अगर मुझे मान लीजिए x के अंदर स्टोर करना है 3 रेज टू द पावर 4, तो मैं बोलूंगा x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, या तो ऐसे कर लीजिए। और अगर ये तरीका लेंदी लग रहा है तो मैं आपको याद दिला दूं, जब आपने फर्स्ट प्रोग्राम पढ़ा था, तो मैंने आपको समझाया था सी के पास पावर निकालने का बिल्ट इन फंक्शन है। हुई थी अपनी बात, हमारी इस बारे में बात हुई थी। वेरी गुड। कौन सा फंक्शन है? पाव। पाव को आप दो वैल्यूज पास करते हैं, एक बेस और एक पावर, और पाव आपको कैलकुलेट करके दे देगा 3 रेज टू द पावर 4। पाव आपको कैलकुलेट करके दे देगा 3 रेज टू द पावर 4। लेकिन अगर आपको पाव यूज करना है, तो क्या करना पड़ेगा? फॉर यूजिंग पाव we must include, for using pow function, very good, we must include the header file math.h। अगर ये हेडर फाइल हमने इंक्लूड नहीं करी तो हम पाव को यूज नहीं कर पाएंगे। तो आप मुझे बताइए, पावर के लिए कौन सा ऑपरेटर है? कोई ऑपरेटर नहीं है, ना कोई डॉलर, ना कोई डबल स्टार, ना कोई और सिंबल, कोई भी ऑपरेटर नहीं है पावर के लिए। पावर के लिए सिर्फ हमारे पास एक फंक्शन अवेलेबल है, उसे हम पावर में यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है पाव। समझ आया? क्लियर हुई मेरी बात? इसलिए अपन ये मान सकते हैं, इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि सी की अगर हम मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज देखें, सी की मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज अगर देखी जाएं, तो सी ने अपन को मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज के लिए दो ऑप्शंस दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। एक दिए हैं ऑपरेटर्स और एक दिए हैं फंक्शंस। समझ रहे हैं? ऑपरेटर्स के नाम पर सिर्फ 5 हैं, प्लस, माइनस, इनटू, अपॉन और मॉड। और फंक्शंस ढेर सारे हैं, जैसे पाव, जैसे SQRT, राइट, जैसे साइन, जैसे लॉग, ऐसे ढेर सारे फंक्शंस हैं। बट मिलेंगे कहां? ये सारे के सारे मिलेंगे कहां? कौन सी हेडर फाइल में? वेरी गुड, दे आर अवेलेबल इन math.h। ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल इन math.h। और ये कौन सी हेडर फाइल में मिलेंगे? ये जो ऑपरेटर्स दिख रहे हैं आपको, ये कौन सी हेडर फाइल में मिलेंगे? इनके लिए कौन सी हेडर फाइल लगेगी? कोई सी भी नहीं। ऑपरेटर्स के लिए कभी हेडर फाइल नहीं लगती है। ऑपरेटर्स हमेशा कंपाइलर के अंदर बिल्ट इन होते हैं।
दो चीजों के लिए कभी हेडर फाइल नहीं लगती, ऑपरेटर्स और कीवर्ड्स दोनों कंपाइलर का पार्ट हैं, समझ रहे हैं? दो चीजों के लिए कभी भी हेडर फाइल नहीं लगती, ये दोनों चीजें हमेशा आपको कंपाइलर के अंदर मिलेंगी, राइट? सो नो हेडर फाइल नीडेड फॉर देम as they are operators and are built into the compiler. रहेगा याद? राइट? एंड ऑपरेटर्स को हम बोल सकते हैं दे आर ऑल्सो सिंबल्स, ओके? और फंक्शंस को हम लोग बोल सकते हैं दे आर प्री डिफाइंड कोड्स, दे आर प्री डिफाइंड कोड्स। समझ आया? एवरीवन प्लीज आंसर। क्लियर हुआ एरिथमेटिक ऑपरेटर्स का सेक्शन? क्या प्रिंट कराना है चंद्रकांत आपको? सिर्फ प्रिंट ही कराना है ये? तो प्रिंटफ से हो जाएगा, उसमें क्या है? प्रिंट कराने में क्या दिक्कत है? प्रिंट तो कुछ भी करा सकते हैं। मैं नहीं समझा आप क्या कहना चाह रहे हैं। अगर सिर्फ प्रिंट कराना है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंट होने में क्या है, प्रिंटफ में डाल दो उसे। मैं अनम्यूट कर रहा हूं आपको, आप बोलो क्या बोलना चाह रहे हो। आई एम नॉट गेटिंग यू। बोलिए चंद्रकांत। सर अगर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करके इस फॉर्मेट में इनपुट वो आउटपुट मांगा यूजर से, तो यूजर से आउटपुट मांगा? यूजर तो इनपुट देता है। नो यूजर से सर, आउटपुट मतलब कैसे लेंगे? आउटपुट अपने को मैथमेटिकल परफॉर्म करके ऑपरेशन या आउटपुट लाना है इस फॉर्मेट में, मतलब आना आएगा। ये तो सिर्फ प्रिंटफ के अंदर है ना, ये तो फिर कैलकुलेशंस होंगे आपके, वो आपको दिखाना है। मतलब अगर आप चाह रहे हो 100 के लिए 10 × 10 लिखा हुआ है ऐसा, हाँ यस सर। तो वो लूपिंग से होगा, नो वो आगे आप लूप पढ़ेंगे तब सर, होगा। उसके लिए तो आपको कंटिन्यूसली डिवाइड करना पड़ेगा ना। कैसे पता चलेगा नहीं तो कि 100 10 × 10 में डिवाइड हो सकता है, या 242424 के लिए हम 2.424 × 10 × 5 कर सकते हैं। ये तो ओके खाली एक नंबर हुआ ना, ऐसे तो कई नंबर होंगे ना, नंबर ऑफ डिजिट भी वैरी करेंगे। यस सर। तो वो लूप चैप्टर में कर पाएंगे, ऐसे डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे वो। अब ओके जैसे अगर इस 2424 की जगह 24 होता तो आपका यस आंसर डिफरेंट होता ना, यही थोड़ी यस होता सर। फिर आंसर, है ना? वो फिर आप लूप में कर पाएंगे। ओके। Anyone else? Any doubt? Any queries? क्लियर? एरिथमेटिक ऑपरेटर समझ में आ गए? गुड। स्क्रीनशॉट्स लीजिए आप, यहां तक के स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए फटाफट। दिस इज फर्स्ट पेज। हो गया? ले लेंगे तो डन लिखिएगा। डन। सेकेंड पेज। डन। थर्ड पेज।
Finish. Fourth page. Clear? Fifth page. Sixth. Seventh. हो गया? Complete. This is eighth. Ninth. Tenth. 11th. कंप्लीट. आगे बढ़ूं? चलिए अब आते हैं सेकंड कैटेगरी के ऑपरेटर्स पे. दे आर कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर्स. राइट? कितनी कैटेगरीज कवर करनी है हमें? कितनी कैटेगरीज कवर करनी है? 3. फर्स्ट हो गई. नाउ विल स्टार्ट द सेकंड कैटेगरी. इंट्रोडक्शन आज लीजिए. डिटेल स्टोरी आपको सुनाता हूं नेक्स्ट लेक्चर में. ओके? रिलेशनल ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज आर टोटल 6 इन नंबर. 6 रिलेशनल ऑपरेटर सी अपन लोगों को प्रोवाइड करती है. सबसे पहला है ग्रेटर देन, दूसरा है लेस देन, तीसरा है ग्रेटर देन इक्वल टू. ओके? चौथा है लेस देन इक्वल टू. पांचवा है डबल इक्वल टू. और छठा है नॉट इक्वल टू. राइट? इनके नाम भी लिख देता हूं मैं. द फर्स्ट वन इज ग्रेटर देन, second one is less than, third is greater than or equal to, fourth one is less than or equal to, fifth one is equals to. याद रखिएगा. and the last one is not equal to. शुरू करें? नाम क्लियर? बढ़ूं आगे? चलिए अब इन ऑपरेटर्स को समझने के लिए हम सबसे पहला डिस्कशन करेंगे कंपैरिजन बिटवीन सिंगल इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू. ठीक है? ध्यान से देखिएगा. सी लैंग्वेज में सिंगल इक्वल टू रिलेशनल में नहीं आता है. और आप जानते हैं सिंगल इक्वल टू रिलेशनल नहीं, असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है. मैं आपको डबल इक्वल टू के साथ कंपेयर करके इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम बिगनर सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू इनके बीच में कंफ्यूज रहते हैं. आपको ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए बहुत जरूरी है
कि आप इन दोनों को प्रॉपरली समझें। सबसे पहले इन दोनों का नाम सुनिएगा। अगर कोई बोलता है सिंगल इक्वल टू क्या कहलाता है, तो सिंगल इक्वल टू कहलाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। और अगर कोई कहता है डबल इक्वल टू क्या कहलाता है, तो डबल इक्वल टू कहलाता है इक्वालिटी टेस्टिंग ऑपरेटर। ये इनके नाम है, भूलिएगा मत। सिंगल इक्वल टू इज असाइनमेंट, डबल इक्वल टू इज इक्वालिटी टेस्टिंग ऑपरेटर। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल इक्वल टू के बारे में। सिंगल इक्वल टू के बारे में ये कहा गया है, अगर आपने सी से कहा ए इज इक्वल टू बी, और मैं आपसे पूछता हूं ये लाइन क्या करेगी, तो आपका जवाब होगा दिस लाइन विल कॉपी द वैल्यू ऑफ बी, द वैल्यू ऑफ बी टू द वेरिएबल ए। समझ रहे हैं? इस लाइन से बी वेरिएबल की वैल्यू ए वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स इमेजिन ए की वैल्यू हमारे पास 10 है, बी की वैल्यू हमारे पास 7 है। तो ये लाइन के चलने के बाद गौर करिएगा, इवन ए विल ऑल्सो बिकम 7। ये लाइन के चलने के बाद ए की वैल्यू भी 7 हो जाएगी, जिसका प्रूफ हमें प्रिंटफ देगा। अगर हम प्रिंटफ से ए और बी दोनों को प्रिंट करें तो हमें ए और बी का आंसर 7 और 7 मिलेगा। बताइए, ये बात समझ आई? आप सुनिए डबल इक्वल टू की कहानी। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपने सी लैंग्वेज के कंपाइलर से कहा होता ए डबल इक्वल टू बी, तो कंपाइलर बी की वैल्यू ए में असाइन नहीं करता। कंपाइलर ये सोचता कि आप उससे एक सवाल कर रहे हैं कि मुझे चेक करके बताओ, कंपेयर करके बताओ कि क्या ए और बी की वैल्यू बराबर है। दोबारा सुनिए, अगर आप ए और बी के बीच में डबल इक्वल टू लगा देंगे तो वैल्यू असाइन या कॉपी नहीं होगी, बल्कि वैल्यू कंपेयर होगी। ये ऑपरेटर कंपैरिजन करेगा। किस चीज का कंपैरिजन करेगा? इक्वालिटी का कंपैरिजन करेगा। किसकी इक्वालिटी का कंपैरिजन करेगा? ए और बी की वैल्यूज का। अब आप दिमाग लगाइए, जब ए और बी की वैल्यूज कंपेयर होंगी तो दो ही बातें होंगी ना, या तो ये इक्वल होंगे और या तो ये इक्वल नहीं होंगे। क्या कहते हैं? सही बोल रहा हूं? अगर ये इक्वल हुए तो याद रखिएगा सी में इसको हम लोग ट्रू बोलते हैं, और ट्रू को सी में हमेशा रिप्रेजेंट करा जाता है विद 1। और अगर ये इक्वल नहीं हुए तो याद रखिएगा सी में इसको हम फॉल्स बोलते हैं, और फॉल्स को सी में हमेशा रिप्रेजेंट करा जाता है विद 0। फॉल्स को सी में हमेशा रिप्रेजेंट करा जाता है विद 0। यानी एक बात कंफर्म है, डबल इक्वल टू का आंसर आपको हमेशा या तो 1 और या तो 0 मिलेगा। 1 मिलेगा अगर वैल्यूज बराबर हुई, यानी कंडीशन ट्रू हुई, और 0 मिलेगा अगर वैल्यूज बराबर नहीं हुई, यानी कि कंडीशन फॉल्स हुई। समझने के लिए विद एग्जाम्पल चलते हैं। इमेजिन करिए यहां ए में 10 होता, बी में 7 होता, और मैंने एक तीसरा वेरिएबल सी भी लिया होता, और मैंने कंपाइलर से कहा सी इज इक्वल टू ए डबल इक्वल टू बी। तो आप मुझे बताइए, क्या ए और बी बराबर हैं? जल्दी बताइए, क्या 10 और 7 बराबर हैं? नहीं है ना। तो ये जो सी वेरिएबल है इसके अंदर 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि 10 डबल इक्वल टू 7, दिस इज फॉल्स। ये फॉल्स है, 10 और 7 बराबर नहीं है। तो अब अगर हम लोग प्रिंटफ से प्रिंट करें और हम चेक करें ए बी सी का आंसर कितना आ रहा है, तो बताइए जरा कौन क्या आंसर देगा? ए का आंसर अभी भी रहेगा 10, बी का आंसर अभी भी रहेगा 7, सी का आंसर 0 आएगा। ठीक है? और अगर आपको लग रहा है सर इसकी जरूरत हमें कहां पड़ेगी, हम कहां यूज करेंगे डबल इक्वल टू, तो एक हफ्ता वेट करिए। एक हफ्ते बाद हम सी में एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इफ और एल्स। जिस दिन ये टॉपिक आएगा
उस दिन आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी इस पर्टिकुलर ऑपरेटर की, जिसका नाम है डबल इक्वल टू। सब लोग समझ रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल, कंडीशंस के लिए। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो आइए आप ट्यूसडे यहीं से डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं, और फिर आपको बाकी के रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में बताता हूं, ग्रेटर देन, लेस देन, ये कैसे काम करते हैं। ओके, क्लियर? बिल्कुल सही शिवम, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट जब पढ़ेंगे तो इन ऑपरेटर का यूज और क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, लास्ट वाले भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट वाले भी। दिस इज पेज नंबर 12। ले लिया? यस गौरव, एनी नॉन जीरो इज ट्रू। गौरव, एनी नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रू, रिमेंबर दिस। इस बारे में आगे बात करेंगे। ओके, खाली 3 ट्रू नहीं है, -3 भी ट्रू है। हो गया स्क्रीनशॉट्स कंप्लीट? चलिए, मिलते हैं ट्यूसडे। बाय बाय, टेक केयर।